हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे और आप लोग की पढ़ाई सुपर डुपर बढ़िया चल रही होगी। दोस्तों, आज हम लोग रिवाइज करने वाले हैं ई वे बिल। अगले 40 मिनट्स के अंदर अंदर आप लोग का पूरा ई वे बिल बढ़िया तरीके से ओवर हो जाएगा। इसके अलावा और कुछ आपको ई वे बिल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसी वीडियो को एक दो बार देख लीजिएंगे तो आपके दिमाग में ई वे बिल के सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो अच्छे तरीके से आ जाएंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट है कि दोस्त, अगर आप लोग को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है इनकम टैक्स के अंदर या फिर जीएसटी के अंदर, तो आप हमारा इनकम टैक्स प्रैक्टिस बैच ले सकते हैं। अभी भी आपके पास सफिशिएंट टाइम है जिसमें आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करके अपने आप को एग्जाम के लिए बढ़िया तरीके से तैयार कर सकते हैं। केवल और केवल 25 क्लासेस के अंदर पूरे इनकम टैक्स के जो क्वेश्चंस हैं उन्हें मैंने समेटा है। पास्ट एग्जाम, स्टडी मटेरियल, आरटीपी, एमटीपी। तो अगर आप इन्हें कर लेते हो मेरे दोस्त, तो आप एक कॉन्फिडेंटली एग्जाम में अपीयर होने लायक हो जाओगे। राइट। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक्स दे दिए हैं, जाकर वहां से परचेस करना है तो परचेस कर लीजिएगा। इस वीडियो पे लाइक टारगेट रखते हैं 150 लाइक्स का। मुझे पता है आप लोग इजीली उस टारगेट को अचीव करा देंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। हाँ जी दोस्त, आओ स्टार्ट करते हैं ई वे बिल। ई वे बिल क्या है सर? ई वे बिल एक इंटीमेशन है जो आप गवर्नमेंट को देते हो जब आप गुड्स का मूवमेंट करते हो। मूवमेंट ऑफ गुड्स का इंटीमेशन गवर्नमेंट को प्रोवाइड किया जाता है मूवमेंट कमेंस होने से पहले, और ये इंटीमेशन हम गवर्नमेंट को देते हैं थ्रू ई वे बिल ऑन द जीएसटी पोर्टल। तो हम मूवमेंट कमेंस करने से पहले जीएसटी पोर्टल पर जाते हैं, ई वे बिल जनरेट करते हैं जिसमें हम सरकार को बताते हैं कि सर सप्लायर कौन है, रिसिपिएंट कौन है, कंसाइनर कौन है, कंसाइनी कौन है, गुड्स कहां से चल रहे हैं, गुड्स कहां को पहुंचेंगे, इन दोनों प्लेसेस का डिस्टेंस कितना है, वगैरह वगैरह। ये सारी इंफॉर्मेशन हम सरकार को ई वे बिल में प्रोवाइड करके चलते हैं। तो ई वे बिल इज द इंटीमेशन ऑफ द मूवमेंट ऑफ गुड्स, और ये इंटीमेशन हमें मूवमेंट कमेंस करने से पहले सरकार को देनी है इलेक्ट्रॉनिकली ऑन द जीएसटी पोर्टल। अब ध्यान से समझने वाली बात है कि ई वे बिल की रिक्वायरमेंट केवल मूवमेंट ऑफ गुड्स के लिए है, यानी कि ई वे बिल की रिक्वायरमेंट कभी भी सर्विसेज के लिए नहीं होती। तो अगर आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो तो सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए कभी भी ई वे बिल की जरूरत नहीं लगेगी। लेकिन अगर आप गुड्स का मूवमेंट कर रहे हो, तो ई वे बिल की रिक्वायरमेंट आएगी। अब ध्यान से समझिएगा बात को। गुड्स का मूवमेंट कोई भी कर सकता है। गुड्स का मूवमेंट एक सप्लायर ऑफ गुड्स भी कर सकता है। गुड्स का मूवमेंट एक सर्विस प्रोवाइडर भी कर सकता है। सर ये कैसी बात कर रहे हो आप? सप्लायर ऑफ गुड्स गुड्स का मूवमेंट करेगा, ये बात तो हमको समझता है, लेकिन सर्विस प्रोवाइडर गुड्स का मूवमेंट करेगा, ये बात मेरे को नहीं समझता। मेरे दोस्त, लेट से आपके घर पे दिवाली का समय था, साफ सफाई हुई होगी। साफ सफाई करने के लिए आपने एक कंपनी को अपॉइंट किया, और वो कंपनी आती है आपके घर में, आपके कर्टन्स, आपके सोफा सेट्स, आपके बेड्स, आपके फ्लोर्स, सब कुछ क्लीन करती है। और वो क्लीन करने के लिए अपने साथ वैक्यूम क्लीनर लेकर आती है। लाती है कि नहीं लाती है? अब सर, इस सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए वैक्यूम क्लीनर की जरूरत है, और वैक्यूम क्लीनर एक कैपिटल गुड है। अगर वैक्यूम क्लीनर की वैल्यू एक सर्टेन लिमिट को एक्सीड करती है जो कि ई वे बिल की रिक्वायरमेंट के लिए बताया गया है, तो उस केस में इस सर्विस प्रोवाइडर को आपके लिए ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा। बात समझा कि नहीं? तो जब कभी भी गुड्स का मूवमेंट होगा, और वो मूवमेंट चाहे सप्लायर ऑफ गुड्स करे, वो मूवमेंट चाहे तो आपका सर्विस प्रोवाइडर करे, वो मूवमेंट चाहे तो कोई जॉब वर्कर करे, कोई भी व्यक्ति अगर गुड्स का मूवमेंट कर रहा है, तो हमें सरकार को इंटीमेशन देनी होती है ई वे बिल के थ्रू। राइट। कब ये इंटीमेशन देना मैंडेटरी हो जाता है? सर, आपका ई वे बिल मैंडेटरी होता है अगर कंसाइनमेंट वैल्यू एक्सीड करती है 50,000 रुपीस को। तो अगर आपके गुड्स का कंसाइनमेंट वैल्यू 50,000 रुपीस एक्सीड करता है, तो आपको इस मूवमेंट की जानकारी सरकार को ई वे बिल के थ्रू देनी है। मूवमेंट के रीजंस क्या हो सकते हैं? मूवमेंट शुड बी इन रिलेशन टू सप्लाई। आपने सप्लाई किया है, गुड्स बेच दिए हैं, ये रीजन हो सकता है कि मूवमेंट हो रही है। लेट्स से मिस्टर राम कानपुर के हैं, उन्होंने मिस्टर श्याम दिल्ली को
गुड्स बेचे हैं तो वो कानपुर से दिल्ली गुड्स डिलीवर कर रहे हैं, इसलिए मूवमेंट कर रहे हैं। तो मूवमेंट का रीजन सप्लाई हो सकता है, मूवमेंट का रीजन अदर देन सप्लाई हो सकता है। मिस्टर राम अपने कानपुर ब्रांच से अपने दिल्ली ब्रांच को स्टॉक ट्रांसफर कर रहे हैं, स्टॉक ट्रांसफर जो है वो सप्लाई नहीं है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको ई वे बिल जनरेट करना है। मिस्टर राम अपने जॉब वर्कर को गुड्स भिजवा रहे हैं दिल्ली में, राम जॉब वर्कर को गुड्स भिजवा रहा है दिल्ली में, तो प्रिंसिपल अगर जॉब वर्कर को गुड्स भिजवाता है उस पर प्रोसेसिंग करने के लिए तो ये सप्लाई नहीं होती। लेकिन फिर भी अगर आपकी कंसाइनमेंट वैल्यू 50,000 एक्सीड करेगी तो आपको ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा। ई वे बिल आपको जनरेट करना होता है मूवमेंट की वजह से, सप्लाई की वजह से नहीं। सप्लाई मैटर नहीं करती है ई वे बिल के लिए, ई वे बिल के लिए मूवमेंट मैटर करती है। अगर गुड्स का मूवमेंट हो रहा है और कंसाइनमेंट वैल्यू 50,000 एक्सीड कर रहा है तो इस केस में आपको ई वे बिल जनरेट करके चलना है। तो रीजन क्या हो सकता है, रीजन इसका सप्लाई हो सकता है, रीजन अदर देन सप्लाई हो सकता है। और अगर आपने इनवर्ट सप्लाई करी है किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन से, लेट से आप एक रजिस्टर्ड पर्सन हो, और आपने एक अनरजिस्टर्ड पर्सन से गुड्स परचेज करे हैं और उनकी वैल्यू, कंसाइनमेंट वैल्यू 50,000 एक्सीड करती है, तो आपको एज अ रिसिपिएंट आपको ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा जब आप एक अनरजिस्टर्ड पर्सन से गुड्स को परचेज करते हैं। Registered person causing the movement of goods shall furnish the information relating to the said goods in the part A of the form GST EWB 01 before the commencement of such movement। जो भी रजिस्टर्ड पर्सन मूवमेंट कॉज कर रहा है, जो भी रजिस्टर्ड पर्सन मूवमेंट ला रहा है, अगर सप्लायर मूवमेंट कर रहा है तो ई वे बिल जनरेट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सप्लायर की। अगर रिसिपिएंट मूवमेंट ला रहा है तो ई वे बिल जनरेट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी रिसिपिएंट की। ई वे बिल कहां पर जनरेट होता है सर, इसका फॉर्म नंबर क्या होता है बेटा, फॉर्म नंबर होता है EWB 01। EWB 01 के दो पार्ट होते हैं, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए में हम सप्लायर, रिसिपिएंट, गुड्स, उनकी वैल्यू, इसकी इंफॉर्मेशन देते हैं, और पार्ट बी में हम ट्रांसपोर्टर की इंफॉर्मेशन देते हैं, राइट। तो सर यहां पर जो भी रजिस्टर्ड पर्सन मूवमेंट कॉज करेगा उसे क्या करना पड़ेगा, ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा। एक्सेप्शन टू द मिनिमम कंसाइनमेंट वैल्यू ऑफ 50,000। कब कंसाइनमेंट की वैल्यू मैटर नहीं करती, ई वे बिल जनरेट करना हमेशा मैंडेटरी रहता है, इवन इफ वैल्यू 50,000 से कम हो। दो केसेस है, पहला जब आप इंटर स्टेट ट्रांसफर करते हो गुड्स जॉब वर्कर को, अगर प्रिंसिपल जॉब वर्कर को गुड्स इंटर स्टेट ट्रांसफर कर रहा है, अगर प्रिंसिपल जॉब वर्कर को इंटर स्टेट गुड्स ट्रांसफर कर रहा है और कंसाइनमेंट वैल्यू कुछ भी हो, इस केस में ई वे बिल जनरेट करना मैंडेटरी हो जाता है। अगर आप हैंडीक्राफ्ट गुड्स को सप्लाई कर रहे हो इंटर स्टेट और आपको सेक्शन 24 में रिलैक्सेशन मिला हुआ है, आप हैंडीक्राफ्ट गुड्स सप्लाई कर रहे हो इंटर स्टेट और आपको सेक्शन 24 में रिलैक्सेशन मिला हुआ है, तो उस केस में आपके लिए ई वे बिल जनरेट करना मैंडेटरी है, राइट। कंसाइनमेंट वैल्यू चेक नहीं करेंगे, नॉर्मली हम लोग कंसाइनमेंट वैल्यू चेक करते हैं जब कंसाइनमेंट वैल्यू 50,000 से एक्सीड करती है, तो हर केस में आपको ई वे बिल जनरेट करना होता है। मूवमेंट का रीजन सप्लाई हो सकता है, मूवमेंट का रीजन अदर देन सप्लाई हो सकता है। अगर आपने इनवर्ट सप्लाई ली है अनरजिस्टर्ड पर्सन से और कंसाइनमेंट वैल्यू 50,000 एक्सीड करती है, तो उस केस में आपको ई वे बिल जनरेट करना पड़ता है। ई वे बिल जनरेट होता है EWB 01 फॉर्म के अंदर। इसके अंदर दो चीजें भरनी होती है। पार्ट ए में हमें कंसाइनर की इंफॉर्मेशन, कंसाइनी की इंफॉर्मेशन, गुड्स की इंफॉर्मेशन, गुड्स की वैल्यू, गुड्स का GST रेट वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें हमें बतानी पड़ती हैं। और पार्ट बी में हमें डिटेल देनी पड़ती है ट्रांसपोर्टर की। कब कंसाइनमेंट वैल्यू मैटर नहीं करती, या फिर मैं कहूं कब ई वे बिल जनरेट करना मैंडेटरी होता है, अगर प्रिंसिपल जॉब वर्कर को इंटर स्टेट ट्रांसफर कर रहा है गुड्स का, यानी कि जॉब वर्कर दूसरी स्टेट में है, प्रिंसिपल दूसरी स्टेट में है, तो उस केस में ई वे बिल जनरेट करना मैंडेटरी हो जाता है। इसके बाद अगर आप हैंडीक्राफ्ट गुड्स में डील करते हो और आपको सेक्शन 24 में रिलैक्सेशन मिला हुआ है कि आप इंटरस्टेट सप्लाई कर रहे हो और फिर भी आपको सेक्शन 24 में रजिस्ट्रेशन नहीं लेना, याद है दो कंडीशन थी कि आपके पास पैन होना चाहिए और आप ई वे बिल जनरेट करें। ये दो कंडीशन अगर आप पूरी करते हैं तो सेक्शन 24 आपको रिलैक्सेशन देता है। इंटरस्टेट हैंडीक्राफ्ट गुड्स में आपको रजिस्ट्रेशन नहीं लेना होता 24 के हिसाब से, 22 के हिसाब से लेना होता है। तो अगर आपको 24 में रिलैक्सेशन मिला है तो आपको ई वे बिल जनरेट करना क्या रहेगा, मैंडेटरी रहेगा। अब अगला पॉइंट आता है
अगला पॉइंट आता है कि कंसाइनमेंट वैल्यू क्या होगी सर। कंसाइनमेंट वैल्यू क्या होगी सर? वो वैल्यू जो डिटरमिन करी गई है एज पर सेक्शन नंबर 15। सेक्शन नंबर 15 क्या है? वैल्यू ऑफ सप्लाई। तो आपके गुड्स की जो वैल्यू ऑफ सप्लाई है जो सेक्शन 15 ने डिटरमाइन करी है, हम उसको पकड़ेंगे। हम कंसाइनमेंट वैल्यू के अंदर टैक्सेस अंडर जीएसटी को भी इंक्लूड करते हैं। इट ऑल्सो इंक्लूड्स टैक्सेस अंडर जीएसटी। और अगर आप टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट सप्लाई दोनों कर रहे हो और दोनों के लिए सिंगल इनवॉइस दे रहे हो, तो एग्जेम्प्ट सप्लाई को कंसाइनमेंट वैल्यू का पार्ट नहीं बनाएंगे। एग्जेम्प्ट सप्लाई को कंसाइनमेंट वैल्यू का पार्ट नहीं बनाएंगे। तो कुल मिला के अगर मैं आसानी से बताऊं आपको, कंसाइनमेंट वैल्यू में क्या क्या आता है? कंसाइनमेंट वैल्यू में वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई आती है, वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई आती है प्लस जीएसटी आता है, वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई आती है और जीएसटी आता है। अगर ये वैल्यू एक्सीड करती है, अगर ये वैल्यू एक्सीड करती है 50,000 को, तो उस केस में आपके लिए ई वे बिल जनरेट करना मैंडेटरी हो जाता है। अदरवाइज आपके लिए ई वे बिल जनरेट करना मैंडेटरी नहीं है। जरा ध्यान से देखेंगे सब लोग, ध्यान से देखेंगे सब लोग। लेट से आपका जो वैल्यू है टैक्सेबल सप्लाई का, वैल्यू जो है टैक्सेबल सप्लाई का वो है 40,000 रुपीज। आपके पास एग्जेम्प्ट सप्लाई है 10,000 रुपीज और आपने जीएसटी लगा रखा है एट द रेट ऑफ 12%। ऑब्वियस है कि ये 12% किसका लगा होगा? 40,000 का। तो सर ये आ रहा है 4800। टोटल आपका निकल रहा है 54,800। तो आपकी जो कंसाइनमेंट वैल्यू है, देखो ये तुमने बिल देखा, बिल में तुमको नजर आ रहा है कि 54,800 है, लेकिन ये कंसाइनमेंट वैल्यू नहीं है। कंसाइनमेंट वैल्यू में तुम दो चीजें लेते हो, टैक्सेबल सप्लाई की वैल्यू लेते हो और जीएसटी की वैल्यू लेते हो। टैक्सेबल सप्लाई की वैल्यू 40,000 है और जीएसटी की वैल्यू 4800 है। कंसाइनमेंट वैल्यू निकाल रहे हो तो कंसाइनमेंट वैल्यू 44,800 आ रही है, यानी कि तुम्हारे लिए ई वे बिल जनरेट करना मैंडेटरी नहीं है। तुम्हारे लिए ई वे बिल जनरेट करना मैंडेटरी नहीं है। क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हु कॉजेज द मूवमेंट ऑफ गुड्स? कौन मूवमेंट लेकर आ रहा है? हु कॉजेज द मूवमेंट ऑफ गुड्स? If supplier is registered and undertakes to transport the goods, movement of goods is caused by the supplier. If the recipient arranges the transport, movement would be caused by him. तो अगर सप्लायर जिम्मेदारी ले रहा है कि भाई साहब मैं आप तक गुड्स डिलीवर करा दूंगा, तो सप्लायर मूवमेंट कॉज कर रहा है। अगर रिसिपिएंट ट्रांसपोर्टर अरेंज कर रहा है, यानी कि सप्लायर ने हाथ खड़े कर दिए हैं, वो कह रहा है कि भाई मैं डिलीवरी आपको फैक्ट्री गेट पे दूंगा, आपको गुड्स कहीं पर भी लेकर जाने हैं, आप अपनी सरदर्दी पे लेके जाओ, और रिसिपिएंट अरेंज कर रहा है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, तो हम ये मानेंगे कि मूवमेंट किसने कॉज करी है? रिसिपिएंट ने करी है। अगर आपका सप्लायर अनरजिस्टर्ड है और रिसिपिएंट रजिस्टर्ड है, तो ये हमेशा माना जाएगा रजिस्टर्ड रिसिपिएंट ने मूवमेंट कॉज करी है। ये हमेशा माना जाएगा रजिस्टर्ड रिसिपिएंट ने मूवमेंट कॉज करी है। अगर सप्लायर अनरजिस्टर्ड है, रिसिपिएंट रजिस्टर्ड है, तो इट इज ऑलवेज एज्यूम्ड दैट कि आपके रिसिपिएंट ने मूवमेंट कॉज करी है। अदरवाइज सप्लायर और रिसिपिएंट इन दोनों में से जिसने भी ट्रांसपोर्टेशन अरेंज करी है उसने मूवमेंट कॉज किया है। कौन कौन सी इंफॉर्मेशन हमें फर्निश करनी होती है ई वे बिल के अंदर? पार्ट ए में टू बी फर्निश्ड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन हु इज कॉजिंग द मूवमेंट ऑफ गुड्स। तो पार्ट ए कौन भरता है? पार्ट ए भरता है वो व्यक्ति जिसने भी मूवमेंट कॉज करी है। पार्ट बी कौन फर्निश करता है? पार्ट बी फर्निश करता है ट्रांसपोर्टर, जो गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर रहा है। हाउ एवर इंफॉर्मेशन इन पार्ट ए मे बी फर्निश्ड बाय, पार्ट ए की इंफॉर्मेशन ई कॉमर्स ऑपरेटर भर सकता है अगर हम गुड्स को ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू भेज रहे हैं। कुरियर एजेंसी भर सकती है अगर हम गुड्स को कुरियर एजेंसी के थ्रू भर रहे हैं, या फिर पार्ट ए को ट्रांसपोर्टर भी भर सकता है अगर हम ट्रांसपोर्टर को ऑथराइज कर दें। तो पार्ट ए भरने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है जिसने भी मूवमेंट कॉज करी है। पार्ट बी भरने की जिम्मेदारी ट्रांसपोर्टर की है। पार्ट ए को ट्रांसपोर्टर भी भर सकता है अगर जिस व्यक्ति ने मूवमेंट कॉज करी है वो ऑथराइज कर दे ट्रांसपोर्टर को। पार्ट ए को ई कॉमर्स ऑपरेटर या फिर कुरियर एजेंसी भी फिल कर सकती है अगर उनके थ्रू ये गुड्स को सप्लाई किया जा रहा है। अब इंपॉर्टेंट चीज आ रही है, ये नो पर्सन इंक्लूडिंग कंसाइनर, कंसाइनी, ट्रांसपोर्टर, ई कॉमर्स ऑपरेटर, कुरियर एजेंसी, कोई भी नहीं, नो पर्सन शैल नॉट बी अलाउड टू फर्निश द इंफॉर्मेशन इन द पार्ट ए ऑफ द फॉर्म EWB01 इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग रजिस्टर्ड पर्सन वेदर एज अ सप्लायर और रेसिपिएंट। तो कह रहा है कि सर कोई भी पर्सन ई वे बिल का पार्ट ए फिल नहीं करेगा। कुल मिला के मैं बोलूं ई वे बिल
जनरेट करने की परमिशन नहीं मिलेगी। ई वे बिल जनरेट करने की परमिशन नहीं मिलेगी। ई वे बिल जनरेट करने की परमिशन नहीं मिलेगी अगर आपकी 2 कॉन्जिक्यूटिव टैक्स पीरियड की रिटर्न्स फाइल नहीं हुई है। अगर आपके 2 कॉन्जिक्यूटिव टैक्स पीरियड की रिटर्न्स फाइल नहीं हुई है तो आपको ई वे बिल जनरेट करने की परमिशन नहीं मिलेगी। अगर आपने कंपोजिशन स्कीम ली है और आपने प्रिजम्पटिव स्कीम ले रखी है और आपने CMP 08 स्टेटमेंट 2 क्वार्टर का फाइल नहीं किया हुआ है, आपको ई वे बिल जनरेट करने से रोक दिया जाएगा। आप अगर रेगुलर स्कीम में हैं और आपने 2 टैक्स पीरियड का GSTR 1 और GSTR 3B, इन दोनों में से कोई भी 2 टैक्स पीरियड का GSTR 1 या फिर GSTR 3B अगर आपने फाइल नहीं किया है तो आपको ई वे बिल भरने की परमिशन नहीं दी जाएगी। लेकिन अगर कमिश्नर चाहे on the receipt of an application from a registered person in the prescribed form on the sufficient cause being shown for the reasons to be recorded in writing by the order in the prescribed form, allow furnishing the said information in the part A of the form GST EWB 01 subject to the prescribed condition and restriction. An order rejecting the said request shall not be passed without giving the said person reasonable opportunity of being heard. The permission granted or rejected by the commissioner of the state or the commissioner of UT shall be deemed to be granted as the case may be rejected by the commissioner। कुल मिला के बस इतना कह रहा है कि कमिश्नर के पास पावर है कि भले आपने 2 टैक्स पीरियड का रिटर्न फाइल नहीं करा, अगर आप उसे सफिशिएंट रीजंस दे देते हो तो वो आपको अलाउ कर देगा ई वे बिल जनरेट करने के लिए। ठीक है, बेकार सा पॉइंट है, एग्जाम के लिए इसकी कोई खास रेलेवेंस नहीं है। अगला आता है हु कैन जनरेट द ई वे बिल। ई वे बिल कौन जनरेट करेगा? अगेन सर या तो कंसाइनर या तो कंसाइनी, जो भी बंदा मूवमेंट कॉज कर रहा है वो बंदा ई वे बिल जनरेट करेगा। ई वे बिल इज टू बी जनरेटेड बाय द रजिस्टर्ड कंसाइनर और द कंसाइनी इफ द ट्रांसपोर्टेशन इज बीइंग डन इन ओन और हायर्ड कन्वेंस और बाय रेलवेज और बाय एयर और बाय वेसल or the transporter if the goods are handed over to transporter for the transportation by road, where neither the consigner nor the consignee generates the e-way bill, the value of good is more than 50,000, it shall be the responsibility of the transporter to generate it। सिंपल सी चीज है भाई, अगर कंसाइनर ने मूवमेंट कॉज करी है कंसाइनर ई-वे बिल जनरेट करे, कंसाइनी ने मूवमेंट कॉज करी है कंसाइनी ई-वे बिल जनरेट करे। कंसाइनर और कंसाइनी चाहे तो ट्रांसपोर्टर को ऑथराइज कर सकते हैं। यहाँ पे ट्रांसपोर्टर कौन है? जो गुड्स के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन करेगा, सॉरी जो रोड के थ्रू गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन करेगा उसको ट्रांसपोर्टर बोला जा रहा है। तो कंसाइनर कर सकता है, कंसाइनी कर सकता है, ट्रांसपोर्टर कर सकता है अगर अपन ट्रांसपोर्टर को ऑथराइज कर दे। लेकिन अगर ट्रांसपोर्टर एक रेलवे है, ट्रांसपोर्टर एक एयरक्राफ्ट है, ट्रांसपोर्टर एक वेसल है, तो उस केस में कंसाइनर या कंसाइनी इन दोनों में से ही कोई ई-वे बिल जनरेट करेगा। हम रेलवे डिपार्टमेंट को, एयरक्राफ्ट के डिपार्टमेंट को, वेसल के डिपार्टमेंट को नहीं बोल सकते कि आप लोग ई-वे बिल जनरेट करो। अगर आप रेलवे से, वेसल से, एयर से गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हो तो कंसाइनर या कंसाइनी इन दोनों में से ही कोई एक व्यक्ति ई-वे बिल भरेगा। लेकिन अगर आप जीटीए के थ्रू रोड्स से गुड्स का कंसाइनमेंट भेज रहे हो, रोड से गुड्स का कंसाइनमेंट भेज रहे हो, तो उस केस में आप ट्रांसपोर्टर को भी ऑथराइज कर सकते हो। अब मान लो कंसाइनर और कंसाइनी ने गुड्स हैंडओवर कर दिए ट्रांसपोर्टर को और ट्रांसपोर्टर को ई-वे बिल नहीं दिया, लेकिन जो गुड्स की वैल्यू है वो 50,000 से ज्यादा की है, तो ऐसे केस में ये ट्रांसपोर्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अगर वो ऐसे गुड्स ट्रांसपोर्ट कर रहा है जिसकी वैल्यू 50,000 से ज्यादा है और उसे कंसाइनर और कंसाइनी से कोई ई-वे बिल नहीं मिला, तो वो अपने पास से ई-वे बिल क्या करेगा? जनरेट करेगा। अदर पॉइंट्स, अगर आपने गुड्स ट्रांसपोर्ट किया है रेलवे से तो आपको डिलीवरी तभी मिलेगी जब आप ई-वे बिल को प्रेजेंट करोगे। इसके बाद अगर आपने ई-वे बिल जनरेट करना है इवन इफ कंसाइनमेंट वैल्यू इज लेस देन 50,000, तो आप ई-वे बिल जनरेट कर सकते हो। मतलब सरकार ने बोला कि जब कंसाइनमेंट की वैल्यू 50,000 एक्सीड करती है तो ई-वे बिल जनरेट करना मैंडेटरी हो जाता है। लेकिन अगर कंसाइनमेंट वैल्यू 50,000 तक है और आपका मन कर रहा है कि बाकी सारे भी ई-वे बिल जनरेट करते हैं, मैं भी ई-वे बिल जनरेट करूं, तो आप ऐसा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कि अप टू 50,000 ये ऑप्शनल रहता है, 50,000 के बियॉन्ड ये मैंडेटरी हो जाता है। डिटेल्स ऑफ कन्वेंस में नॉट बी फर्निश्ड इन द पार्ट बी। देखिए, जब आप ई-वे बिल जनरेट करते हो तो आपको पार्ट ए में
पार्ट ए में कंसाइनर की सारी इंफॉर्मेशन, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, उसका प्लेस वगैरह, कंसाइनी की सारी डिटेल्स, गुड्स की सारी डिटेल्स, गुड्स का एचएसएन, गुड्स की वैल्यू, गुड्स का जीएसटी रेट, कहां से मूवमेंट हो रही है, कहां पर मूवमेंट टर्मिनेट होगी, इन दोनों जगह का डिस्टेंस कितना है, ये सारी चीजें आपको पार्ट ए में देनी होती है। और जो ट्रांसपोर्टर होता है उसकी सारी डिटेल आपको पार्ट बी में देनी होती है। अब वो बोल रहा है कि कब तुम बिना ट्रांसपोर्टर की डिटेल के, मतलब बिना पार्ट बी भरे काम चला सकते हो, ईवे बिल वैलिड रहेगा। बिना पार्ट बी भरे ईवे बिल वैलिड रहेगा, मतलब ट्रांसपोर्टर की डिटेल देना कब जरूरी नहीं है। ट्रांसपोर्टर की डिटेल देना कब जरूरी नहीं है, ध्यान से समझना। जब सप्लायर की लोकेशन से ट्रांसपोर्टर की लोकेशन, सप्लायर की लोकेशन से ट्रांसपोर्टर की लोकेशन अगर अप टू 50 किलोमीटर है, अगर सप्लायर की लोकेशन से ट्रांसपोर्टर की लोकेशन अप टू 50 किलोमीटर है और ये सेम स्टेट में है, तो आपको पार्ट बी भरने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली अगर ट्रांसपोर्टर के प्रीमाइसेस से रिसिपिएंट के प्रीमाइसेस तक, ट्रांसपोर्टर के प्रीमाइसेस से रिसिपिएंट के प्रीमाइसेस तक का डिस्टेंस अप टू 50 किलोमीटर है और ये सेम स्टेट में आता है, तो इस केस में आपको पार्ट बी भरने की जरूरत नहीं है। ध्यान से सुन लीजिएगा मेरी बात को। सप्लायर के प्रीमाइसेस से ट्रांसपोर्टर के प्रीमाइसेस तक का अगर डिस्टेंस 50 किलोमीटर तक का है और सेम स्टेट में है, तो जब सप्लायर के पास से गुड्स निकलेंगे ट्रांसपोर्टर के लिए आगे ट्रांसपोर्ट करने के लिए, तो आप ईवे बिल बनाए बिना भेज सकते हैं। सिमिलरली ट्रांसपोर्टर के पास से जब रिसिपिएंट के पास को गुड भेजा जाएगा, तो उस केस में अगर ये डिस्टेंस अप टू 50 किलोमीटर है और सेम स्टेट में आता है, तो आपको पार्ट बी फिल करने की जरूरत नहीं है। राइट, अच्छा, इसके बाद अदर पॉइंट्स तो हमने कर लिए, ये भी मैंने आपको बता दिया। ट्रांसफर ऑफ गुड्स टू अनदर कन्वेंस, ट्रांसफर ऑफ गुड्स टू अनदर कन्वेंस। देखिए ऐसा हो सकता है कि आपका कन्वेंस जा रहा है और रास्ते में उस कन्वेंस का एक्सीडेंट हो जाता है। लेट्स से वो ट्रक पलट गया, तो ट्रक पलट गया तो अब डिलीवरी के लिए एक नया ट्रक जाएगा, गुड्स को नए ट्रक पे लोड किया जाएगा और नए ट्रक पे लोड करके आगे डिलीवर किया जाएगा। तो अगर हम गुड्स का ट्रांसफर कर रहे हैं फ्रॉम वन कन्वेंस टू अनदर कन्वेंस, तो हमें ये शिफ्टिंग करने से पहले, ये ट्रांसफर करने से पहले हमें हमारे ईवे बिल को अमेंड करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा। नए कन्वेंस की डिटेल हमें ईवे बिल के अंदर इंसर्ट करनी पड़ेगी, तभी हम एक कन्वेंस से दूसरे कन्वेंस में गुड्स की लोडिंग कर पाएंगे, तभी हम एक कन्वेंस से दूसरे कन्वेंस में गुड्स की लोडिंग कर पाएंगे। एक बार रीड कर लेते हैं। इन सच केसेस द ट्रांसपोर्टर और द जनरेटर ऑफ द ईवे बिल शैल अपडेट द न्यू व्हीकल नंबर इन द पार्ट बी ऑफ द ईवे बिल बिफोर सच ट्रांसफर एंड द फर्दर मूवमेंट ऑफ गुड्स। तो बिना पहले ट्रांसफर करने से, बिफोर सच ट्रांसफर और फर्दर मूवमेंट ऑफ द गुड्स, आपको पार्ट बी क्या करना पड़ता है, अमेंड करके चलना पड़ता है। अब अगला आता है कंसोलिडेटेड ईवे बिल इन केस ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट। अगर रोड के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन किया जा रहा है तो ईवे बिल्स को क्या किया जा सकता है बेटा, ईवे बिल्स को कंसोलिडेट किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? कंसोलिडेट किया जा सकता है। लेट्स से एक ट्रांसपोर्टर है और वो 3 लोगों का माल लेकर जा रहा है। एक ट्रांसपोर्टर है, वो 3 लोगों का माल जो है वो अपने साथ लेकर जा रहा है। एक ट्रांसपोर्टर है, इसमें 3 लोगों का माल जा रहा है। मिस्टर ए का माल जा रहा है, मिस्टर बी का माल जा रहा है, मिस्टर सी का माल जा रहा है। ए ने इस ट्रांसपोर्टर को अपना ईवे बिल दिया है, इसने इसको अपना ईवे बिल दिया है। लेट्स से इस ईवे बिल का नंबर है 1024। बी ने इसको अपना ईवे बिल दिया है, बी ने इसे अपना ईवे बिल दिया है। इस ईवे बिल का नंबर है लेट्स से 2034 और सी ने इसे अपना ईवे बिल दिया है लेट्स से 3043। अब इसके पास 3 ईवे बिल है। इस ट्रांसपोर्टर के पास 3 ईवे बिल है। अभी तो मैंने बिल्कुल सिंपल केस लिया है, 3 ईवे बिल है। ऐसा भी हो सकता है कि एक ही लोडर पे एक से ज्यादा मतलब 4, 5, 6, 7 लोगों का माल जा सकता है और हर एक का माल 50,000 से ज्यादा है, तो हर एक पर्सन ने अपना अपना ईवे बिल दिया हुआ है। तो इस पर्सन को 3 ईवे बिल ना कैरी करने पड़े,
इस पर्सन को 3 अलग अलग ई वे बिल ना कैरी करने पड़े, इसके लिए सरकार ने इसको एक सहूलियत दी कि तुम क्या कर सकते हो, तुम ऑनलाइन जाके इन सभी ई वे बिल्स को आपस में कंसोलिडेट कर सकते हो। तुम इन तीनों ई वे बिल्स को क्या कर सकते हो, कंसोलिडेट कर सकते हो, और कंसोलिडेट करके एक कंसोलिडेटेड ई वे बिल जनरेट कर सकते हो, EWB02, EWB02, ई-वे बिल 01, EWB01 ई-वे बिल होता है, EWB02 कंसोलिडेटेड ई-वे बिल होता है, कंसोलिडेटेड ई-वे बिल होता है। इस ई-वे बिल के अंदर ई-वे बिल 1024 की इंफॉर्मेशन, ई-वे बिल 2034 की इंफॉर्मेशन, ई-वे बिल 3043 की इंफॉर्मेशन आ जाएगी। मतलब कि अगर रास्ते में जीएसटी ऑफिसर मिलता है और उसको हम ये कंसोलिडेटेड ई-वे बिल दिखाते हैं, तो जैसे ही वो क्यूआर कोड को स्कैन करेगा जीएसटी ऑफिसर, उसके अंदर उसको ये तीनों ई-वे बिल की इंफॉर्मेशन, कंसाइनमेंट वैल्यू, जीएसटी रेट, एचएसएन, कंसाइनर, कंसाइनी, ये सारा डिटेल्स उसको मिल जाएगा। तो सर इंस्टेड ऑफ कैरिंग थ्री डिफरेंट ई-वे बिल्स, ये हो सकता है कि ट्रांसपोर्टर कंसोलिडेटेड ई-वे बिल क्या कर ले, कैरी कर ले। अब ऐसा भी हो सकता है कि हमारा जो ट्रांसपोर्टर है, ठीक है, हमारा जो ट्रांसपोर्टर है, इसको 3 लोगों ने माल दिया, ए ने इसको माल दिया, उस माल की कीमत थी बेटा 30,000 रुपए। क्या ई-वे बिल रिक्वायर है? नहीं। सर बी ने इसको माल दिया, उसकी कीमत थी बेटा 20,000 रुपए। क्या ई-वे बिल रिक्वायर है? नहीं। सी ने इसको माल दिया और उस माल की कीमत थी बेटा ₹40,000। क्या ई-वे बिल रिक्वायर है? नहीं। लेकिन इस पर्टिकुलर लोडर पे टोटल माल कितने का जा रहा है? 30,000, 20,000 और 40,000। टोटल माल कितने का गया? टोटल माल गया 70,000 रुपए का, टोटल माल गया 90,000 रुपए का, टोटल माल गया 90,000 रुपीज का। तो अब इस केस में क्या होगा? इस केस में ए ने बी ने सी ने कोई ई-वे बिल जनरेट करके नहीं दिया होगा, लेकिन क्योंकि लोडर में 50,000 रुपए से ज्यादा का माल जा रहा है, तो ट्रांसपोर्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो क्या करेगा, ई-वे बिल जनरेट करेगा। तो अब ये ट्रांसपोर्टर बेटा क्या करेगा? सर ये ट्रांसपोर्टर पहले ए का ई-वे बिल जनरेट करेगा, ये पहले ए का ई-वे बिल जनरेट करेगा, लेट से उसको नंबर मिला 2345। फिर ये बी का ई-वे बिल जनरेट करेगा, लेट से उसको नंबर मिला 3456। फिर ये सी का ई-वे बिल जनरेट करेगा, लेट से उसको नंबर मिला 4567। तो ट्रांसपोर्टर पहले 3 इंडिविजुअल ई-वे बिल्स बनाएगा और बाद में इन तीनों ई-वे बिल्स को क्या कर देगा, बाद में इन तीनों ई-वे बिल्स को कंसोलिडेट करके एक अपना कंसोलिडेटेड ई-वे बिल बना लेगा, EWB02। तो अगर ट्रांसपोर्टर के पास मल्टीपल ई-वे बिल्स आए हैं, तो उस केस में उसके पास ऑप्शन है कि वो उनको कंसोलिडेट कर सकता है। अगर ट्रांसपोर्टर के पास ऐसे कंसाइनमेंट्स आए हैं जिनकी वैल्यू 50,000 एक्सीड नहीं करती, लेकिन एग्रीगेट में 50,000 एक्सीड हो रहा है, तो वो हर एक कंसाइनमेंट का अपने आप से ई-वे बिल जनरेट करेगा और बाद में चाहे तो उन ई-वे बिल्स को कंसोलिडेट भी कर सकता है। राइट तो ये बात मैंने आपको पढ़ा दी, ये वाली, इसको आप लोग रीड करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद आता है कैंसिलेशन ऑफ ई-वे बिल। एक बार ई-वे बिल बन गया तो क्या हम उसे कैंसिल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? लेट्स से मेरे पास ऑर्डर आया मुंबई से कि सर हमें गुड्स चाहिए कल के कल, तो मैंने क्या किया, गुड्स की तैयारी शुरू करी, लोड करवाना शुरू किया, और लोड करवाने से पहले मैंने ई-वे बिल जनरेट कर लिया। मेरे पास मुंबई से ऑर्डर आया कि मुझे गुड्स डिलीवर करने हैं, तो मैंने गुड्स की लोडिंग स्टार्ट करवाई, साथ के साथ मैंने ई-वे बिल जनरेट किया। रात को माल डिस्पैच होना था, शाम को मेरे पास फोन आ गया, सर ऑर्डर कैंसिल, सर ऑर्डर कैंसिल। मैं ई-वे बिल बना चुका हूं कि मूवमेंट शुरू होगी शाम को, लेकिन वहां पर ऑर्डर क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो अब क्या करें? तो आप अपना ई-वे बिल भी कैंसिल कर सकते हो विद इन 24 आवर्स ऑफ जनरेशन ऑफ ई-वे बिल, विद इन 24 आवर्स ऑफ द जनरेशन ऑफ ई-वे बिल, ड्यू टू एनी रीजन अगर आपकी मूवमेंट कैंसिल हो जाती है, आप ई-वे बिल को भी क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। ई-वे बिल कैन बी कैंसल्ड इफ ईदर गुड्स आर नॉट ट्रांसपोर्टेड or are not transported as per the details furnished in the e-way bill,
द ई-वे बिल कैन बी कैंसल्ड विद इन 24 आवर्स फ्रॉम द टाइम ऑफ जनरेशन। तो 24 घंटे के अंदर अंदर आप ई-वे बिल को क्या कर सकते हो, 24 घंटे के अंदर अंदर आप ई-वे बिल को क्या कर सकते हो, कैंसिल कर सकते हो। वैलिडिटी पीरियड क्या रहेगी ई-वे बिल की और कंसोलिडेटेड ई-वे बिल की। वैलिडिटी पीरियड क्या रहेगी, वैलिडिटी पीरियड क्या रहेगी ई-वे बिल की और कंसोलिडेटेड ई-वे बिल की। ध्यान से समझिएगा, यहां पर एक अमेंडमेंट है। अगर आपका नॉर्मल कार्गो है तो आपका ई-वे बिल वैलिड रहता है, आपका ई-वे बिल वैलिड रहता है 1 डे फॉर एवरी 200 किलोमीटर और पार्ट देयर ऑफ। अगर आपके पास नॉर्मल कार्गो है, अगर आपके पास नॉर्मल कार्गो है तो नॉर्मल कार्गो की जो वैलिडिटी है बेटा वो है 1 डे फॉर एवरी 200 किलोमीटर्स और पार्ट देयर ऑफ, फॉर एवरी 200 किलोमीटर्स और पार्ट देयर ऑफ। ये पहले 100 किलोमीटर हुआ करती थी। और अगर आपके पास ओवर डायमेंशनल कार्गो है, अगर आपके पास ओवर डायमेंशनल कार्गो है तो आपके लिए है 1 डे फॉर एवरी 20 किलोमीटर और पार्ट देयर ऑफ, 1 डे फॉर एवरी 20 किलोमीटर और पार्ट देयर ऑफ। अब इंपॉर्टेंट चीज यहां पर समझना, इंपॉर्टेंट चीज यहां पर समझना, आपका जो फर्स्ट डे है, आपका जो फर्स्ट डे है वो ओवर होता है, वो ओवर होता है मिडनाइट ऑफ नेक्स्ट डे, मिडनाइट ऑफ नेक्स्ट डे। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ लेट से, इसका मतलब ये हुआ लेट से आपने ई-वे बिल जनरेट किया, आपने ई-वे बिल जनरेट किया 20 अक्टूबर 21 को, आपने ई-वे बिल जनरेट किया 20 अक्टूबर 21 को दोपहर में 2 बजे, दोपहर में 2 बजे। आपका जो डिस्टेंस है, आपका जो डिस्टेंस है जो आप कवर करोगे वो है लेट से 890 किलोमीटर्स। आपका जो डिस्टेंस है वो है 890 किलोमीटर्स, राइट। और आप नॉर्मल कार्गो से जा रहे हो, आप नॉर्मल कार्गो से जा रहे हो। आपको बताना है आपका ई-वे बिल कब तक वैलिड है, आपने जो ये ई-वे बिल जनरेट किया है ये कब तक वैलिड रहेगा। 890 किलोमीटर की जर्नी आपको परफॉर्म करनी है, तो आपको 1 डे मिलता है फॉर एवरी 200 किलोमीटर, आपको मिलता है 1 डे फॉर एवरी 200 किलोमीटर और पार्ट देयर ऑफ। पार्ट देयर ऑफ का मतलब क्या हुआ कि अगर 200 किलोमीटर का एक भी हिस्सा आ गया, 200 किलोमीटर का एक भी हिस्सा आ गया तो उसे कंप्लीट डे कंसीडर कर लेना। मतलब 890 किलोमीटर का मतलब क्या हुआ, 890 किलोमीटर का मतलब क्या हुआ, अगर मैं इसको 200 से डिवाइड करूं, अगर मैं इसको 200 से डिवाइड करूं, 890 किलोमीटर, 200 किलोमीटर एक दिन के लिए है, 200 किलोमीटर एक दिन के लिए, तो 890 किलोमीटर के लिए कितना होगा सर, 890 को 200 से डिवाइड करिए, आपके पास आएगा 4.45। तो ये 0.45 को हम एक कंप्लीट डे में कन्वर्ट कर देंगे, यानी कि आपके पास 4.45 डेज नहीं है, आपके पास कितने डेज हैं, 5 डेज हैं। कुल मिला के फ्रैक्शन को कंप्लीट डे में कन्वर्ट कर देना, कुल मिला के फ्रैक्शन को कंप्लीट डे में कन्वर्ट कर देना, राइट जी सर। अब मान लीजिए आपने 20 अक्टूबर को जनरेट किया है और 5 दिन की वैलिडिटी है, तो पहला दिन कब ओवर होगा, पहला दिन कब ओवर होगा, पहला दिन ओवर होगा अगले दिन रात को 12 बजे। मतलब अगर 20 अक्टूबर को आपने जनरेट किया है ई-वे बिल दोपहर में 2 बजे, तो पहला दिन कंप्लीट होगा 21 तारीख की रात को 12 बजे, 21 तारीख की रात को 12 बजे, यानी 21 और 22 की मिडनाइट, 21 और 22 की मिडनाइट। तो आपका पहला दिन ओवर होगा 21, दूसरा दिन ओवर होगा 22, तीसरा दिन ओवर होगा 23, चौथा दिन 24 और पांचवा दिन 25। 25 और 26 की जो मिडनाइट होगी, 25 की रात 12 बजे तक, 25 की रात 12 बजे तक आपका ये जो ई-वे बिल है वो वैलिड रहेगा। बात समझ रहा है कि नहीं समझ रहा। आपका जो फर्स्ट डे है वो वैलिड होता है, या फर्स्ट डे जो है वो ओवर होता है अगले दिन के रात को 12 बजे। आज अगर ई-वे बिल जनरेट हुआ है तो इसका पहला दिन ओवर होगा अगले दिन के रात को 12 बजे, उसके हिसाब से आप काउंटिंग कर लेना। और कोई भी फ्रैक्शन अगर आ जाएगा तो फ्रैक्शन को कंप्लीट डे में कन्वर्ट कर देना। यहीं पे अगर तुम नॉर्मल कार्गो की जगह ओवर डायमेंशनल कार्गो से गए होते, अगर तुम ओवर डायमेंशनल कार्गो से गए होते तो 890 को 20 से डिवाइड कर दो,
तुम्हारे पास आता ओवर डायमेंशनल कार्गो में 890 को 20 से डिवाइड करते तो हमारे पास आता 44.5। अब 44.5 को हम लोग राउंड ऑफ कर देंगे किसमें, 45 डेज में। आपका ई-वे बिल वैलिड है 45 डेज के लिए। इसी तरीके से अगर आपके पास मल्टी डायमेंशनल कार्गो है, सॉरी मल्टी मॉडल शिपमेंट है। मल्टी मॉडल शिपमेंट क्या होती है, मल्टी मॉडल शिपमेंट होती है जिसमें बहुत सारे ट्रांसपोर्टेशन इंक्लूड होते हैं, जैसे एयर से भी आ रहा है, सी रूट से भी आ रहा है, लैंड रूट से भी आ रहा है। इसको बोलते हैं मल्टी मॉडल शिपमेंट। मतलब आपकी सप्लाई में वेरियस ट्रांसपोर्टेशन इंक्लूड हुई है। थोड़ी सी जर्नी एयर से हुई है, थोड़ी सी जर्नी वेसल से हुई है, थोड़ी सी जर्नी रोड से हुई है। तो अगर मल्टी मॉडल शिपमेंट है जिसमें एटलीस्ट 1 लेग शिप की है, जिसमें एटलीस्ट 1 लेग शिप की है, मतलब कि आपने सी रूट का भी इस्तेमाल किया, तो आपने एयर रूट भी इस्तेमाल किया, आपने सी रूट भी इस्तेमाल किया और आपने रोड वाला रूट भी इस्तेमाल किया, तो इस केस में आपके लिए 1 डे है फॉर एवरी 20 किलोमीटर और पार्ट देयर ऑफ। ठीक है, इसके बाद जो ई-वे बिल जनरेट होता है उसे एक्सेप्ट या रिजेक्ट किया जाता है। उस ई-वे बिल को एक्सेप्ट या रिजेक्ट किया जाता है। लेट्स से आप सप्लायर हो, आपने ई-वे बिल जनरेट किया, मैं रिसिपिएंट हूं, तो जैसे ही आप ई-वे बिल जनरेट करोगे मेरे पास एक नोटिफिकेशन आएगी कि सर आपके सप्लायर ने क्या किया है, ई-वे बिल जनरेट किया है, क्या आप वाकई में ही रिसिपिएंट हो कि नहीं, क्या आप वाकई में रिसिपिएंट हो कि नहीं, आप इसे एक्सेप्ट करो। क्या आप इस ई-वे बिल को पहचानते हो, ये ई-वे बिल जो जनरेट हुआ है क्या ये आपके ट्रांजैक्शन के लिए जनरेट हुआ है। तो अगर कोई व्यक्ति ई-वे बिल जनरेट करता है तो उसमें ऑब्वियसली खुद को कंसाइनर बताएगा, फिर कंसाइनी बताएगा और ट्रांसपोर्टर बताएगा। तो लेट्स से अगर कंसाइनर ने ई-वे बिल जनरेट किया है तो कंसाइनी और ट्रांसपोर्टर के पास एक नोटिफिकेशन जाएगी जिनमें उन्हें एक्सेप्टेंस या फिर रिजेक्शन करनी होगी इस ई-वे बिल की, कि वो इस ई-वे बिल को एक्सेप्ट करते हैं कि रिजेक्ट करते हैं। और एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन के लिए टाइम दिया गया है 72 घंटे, 72 आवर्स। आपको 72 आवर्स के अंदर एक्सेप्ट या फिर रिजेक्ट करना है। और अगर आप कोई भी एक्शन नहीं लेते हो तो ये माना जाता है कि आप इसे एक्सेप्ट कर रहे हो। अगर आप कोई भी एक्शन नहीं लेते हो तो ये माना जाता है कि आप इसे एक्सेप्ट कर रहे हो। सर अगर ई-वे बिल की वैलिडिटी ही 72 आवर्स से कम है तो ऑब्वियस है कि आपको एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन उतने ही समय में करना है। लेट्स से ई-वे बिल वैलिड ही 48 आवर्स के लिए है तो फिर 72 आवर्स का टाइम नहीं मिलेगा। अगर ई-वे बिल वैलिड ही 48 आवर्स के लिए है तो आपको एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन 48 आवर्स के अंदर ही करनी पड़ेगी। इसके बाद आता है डॉक्यूमेंट और डिवाइसेस टू बी कैरिड बाय अ पर्सन इन चार्ज ऑफ द कन्वेंस। जो भी गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर रहा है वो अपने साथ इनवॉइस लेके चलेगा, बिल ऑफ सप्लाई लेके चलेगा, डिलीवरी चालान लेके चलेगा और साथ के साथ कॉपी ऑफ ई-वे बिल लेकर चलेगा। वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट एंड कन्वेंस, कमिश्नर या फिर कोई भी ऑफिसर जिसको एम्पावर किया गया है इस बिहाफ पे, वो क्या कर सकता है, आपके कन्वेंस को इंटरसेप्ट कर सकता है टू वेरीफाई द ई-वे बिल और द ई-वे बिल नंबर इन द फिजिकल फॉर्म फॉर ऑल द इंटरस्टेट एंड इंट्रास्टेट मूवमेंट ऑफ द गुड्स। तो बेसिकली आपके कन्वेंस को रोका जा सकता है, आपके डॉक्यूमेंट्स को चेक किया जा सकता है, इंस्पेक्शन और वेरिफिकेशन किया जा सकता है आपके गुड्स का। जो गुड्स आपने बताए हैं ई-वे बिल के जनरेशन के वक्त इनवॉइस में, वही गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसको चेक किया जा सकता है। ऑनलाइन इसकी रिपोर्ट एक जनरेट होती है। ऑब्वियस है कि अगर जीएसटी ऑफिसर ने आपको रोका है तो वो क्या करेगा, एक रिपोर्ट जनरेट करेगा कि मैंने ये गुड्स को इंस्पेक्ट किया है, मैंने इस वेसल को, इस व्हीकल को इंस्पेक्ट किया है, और वो अपनी इस रिपोर्ट को ऑनलाइन ही क्या करेगा, फर्निश करेगा। बहरहाल ये जितने भी पॉइंट्स हैं यहां से दिस इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, इससे एग्जाम में कुछ भी नहीं आता है। इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन पे आपका एक एमसीक्यू बन सकता है। आपका वैलिडिटी जो है वो सुपर इंपॉर्टेंट है। कैंसिलेशन जो है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कंसोलिडेशन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ट्रांसफर डिटेल्स, अदर पॉइंट्स, ये इंपॉर्टेंट है। कौन जनरेट कर सकता है ई-वे बिल, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कब ई-वे बिल जनरेट नहीं हो सकता, ये इंपॉर्टेंट है। कंसाइनमेंट वैल्यू क्या होगी, ये इंपॉर्टेंट है। कौन ई-वे बिल जनरेट करेगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो इतनी बातों को अच्छे से अपने दिमाग में बसा लेना। इसके अलावा और कुछ भी ई-वे बिल में करने की जरूरत नहीं है। लगभग 40 मिनट लगे हैं। अगर आप इसे दोबारा 2x में देख लेते हो तो 20 मिनट के अंदर पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपका रिवाइज हो जाएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और अपने सभी दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर देना, ठीक है। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट रिवीजन में। टिल देन
बाय बाय, हैव अ नाइस डे।